हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर प्रवक्ता परीक्षा 2016 1 फरवरी 2019 को ये पेपर हुआ था और ये यूपी पीजीटी का है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे इस पेपर को जितना हो पाएगा और आपको अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, आपको मालूम है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वीडियो पर बने रहें और लास्ट तक, क्योंकि पेपर से हमें इस तरीके का क्या होता है कि हमें पता चलता है क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से आता है और क्वेश्चनों की एक अपनी भाषा होती है, उसको हम यहाँ पर समझ जाते हैं। तो देखो, यहाँ पर शुरू करते हैं। आज का हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है, करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो करेवा किन्हें कहते हैं दोस्तों? तो केसर की कृषि के लिए जाने जाते हैं। करेवा केसर की कृषि होती है। तो यहाँ पर जो है कश्मीर घाटी में ऐसी स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती है। जो ये करेवा की स्थलाकृतियाँ हैं, ये अगर किस युग की हैं तो ये प्लायोस्टोसीन युग की होती है। इसी के साथ साथ आप लोग देख लीजिए, करेवा जो स्थलाकृतियाँ हैं ये आपके जम्मू कश्मीर में पाई जाती है और इसके अलावा इसमें बादाम, अखरोट, सेब और खुमानी की कृषि भी की जाती है। आज मैंने आपको ऑप्शन भी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी गिवन किया है, तो आप इसे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। तो जो पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है उसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं? तो इसका सही उत्तर है, पृथ्वी का परिक्रमण भी होता है, पृथ्वी का अपनी अक्ष पर झुकाव भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। घूर्णन नहीं होगा, सूर्य का घूर्णन पृथ्वी के घूर्णन से कोई मतलब नहीं होता है। पृथ्वी का घूर्णन किसके लिए होता है? तो ये दिन रात की अवधि के लिए होता है, इससे दिन रात होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है? तो जो सागर तल है वहाँ पर कितना वायु प्रेशर देखने को मिलता है? ऑप्शन ए इसका सही होने वाला है, 1013.25 मिलीबार होता है। साथ ही साथ समदाब रेखाओं को आइसोबार लाइन मिलाती है। समदाब रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है उनको आइसोबार लाइन कहते हैं। समान तापमान वाली रेखाओं को आइसोथर्म कहते हैं। समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को कंटूर लाइन या समोच्च रेखाएं कहा जाता है। साथ ही साथ समान मेघाच्छादन वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ कहा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर है हमारा चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शुरुआत करते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं करती है। यहाँ पर हम देख लेना दोस्तों, भारत में दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है वो आपकी बंगाल की खाड़ी से आते हैं। तो बंगाल की खाड़ी से ये भारत के केरल के मालाबार तट पर सबसे पहले पहुँच जाती है। 1 जून को पहुँच जाती है और पूरे जून से जुलाई में यहाँ पर भारत में वर्षा करती है। जून, जुलाई और अगस्त में। तो ये किस प्रकार की वर्षा करती है? तो ये संवहनीय वर्षा यहाँ पर करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, चंदन वन। चंदन सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? चंदन जो वृक्ष हैं वो किन वनों के वृक्ष हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होने वाला है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। चंदन जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का वृक्ष है। और दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो चंदन है वो क्या है, यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। एक तो इसको याद रख लेना। दूसरा, यहाँ पर चंदन हो गया, सागवान, सखुआ, शीशम, आम, महुआ, बांस, त्रिफला जो है इनके जो पेड़ होते हैं ये पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6 है, फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है? तो अगर हमें फसल को सही करना है, उत्पादन बढ़ाना है, तो हम यहाँ पर किस प्रकार की जो
मिट्टी का इलाज है वो जिप्सम से करते हैं, तो क्षारीय मिट्टी का इलाज यहाँ पर जिप्सम से किया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। मिट्टी में कैल्शियम व पोटेशियम की प्रचुरता के कारण मिट्टी क्षारीय हो जाती है, जो फसल उत्पादन के उपयुक्त नहीं होती है। फसल उत्पादन के लिए क्षारीय मिट्टी में जिप्सम या चूना मिलाकर तथा सिंचित कर चावल, गन्ना, कपास, गेहूं व तंबाकू की उपज पैदा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जर्मनी के सहयोग से कौन से इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है? तो वो हुई है ऑप्शन नंबर बी, HSL राउरकेला, यानी राउरकेला लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। राउरकेला लौह इस्पात उद्योग की बात करें तो ये उड़ीसा में है, और साथ ही साथ दुर्गापुर जो है, अगर इसे पूछा जाएगा तो ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। भिलाई की बात छत्तीसगढ़ में, तो ये आपका किसकी सहायता से स्थापित किया गया था दोस्तों? तो ये आप सोवियत संघ की सहायता यानी रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इसका भी हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बढ़ते हैं यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न नंबर 8 है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? तो सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में है। कई प्रकार की उत्तर प्रदेश में नहरें निकालकर सिंचाई की समुचित व्यवस्था की गई है। यहाँ पर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है, और जिसके सिंचाई का जो क्षेत्रफल है 14.49 मिलियन हेक्टेयर है। यहाँ पर ज़्यादातर जो सिंचाई होती है ये आपका नहर द्वारा और भूमिगत जल दोनों के द्वारा आपका यहाँ पर होती है, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो थोरियम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? थोरियम जो है केरल में सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत में थोरियम का सबसे यहाँ पर बड़ा उत्पादक केरल है, जिसके तटवर्ती भागों में थोरियम पाया जाता है। थोरियम मुख्यतः मोनोजाइट बालुका निक्षेपों से प्राप्त किया जाता है, और इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में है, काल की चट्टानों के नष्ट होने पर हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में होता है। और थोरियम हमारे लिए क्यों उपयोगी है, आप बता सकते हैं थोरियम हमारे लिए क्यों उपयोगी है? तो ये हमारे लिए इसलिए उपयोगी है क्योंकि इससे परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। ये परमाणु ऊर्जा के लिए ज़रूरी है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए थोरियम और यूरेनियम की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 से 2011 के दशक में केरल की आबादी में महिलाओं का अनुपात बढ़ा। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर लिंगानुपात बढ़ा है 2001 से 2011 के बीच। महिलाओं का अनुपात यानी लिंगानुपात की ही यहाँ पर बात की जा रही है। दूसरा है, उसी दशक के दौरान 6 साल के और उससे कम आयु के लिंग अनुपात में गिरावट आई है। तो ये दूसरा कह रहा है कि लिंग अनुपात में गिरावट आई है। बिल्कुल सही। कौन से लिंगानुपात? शिशु लिंगानुपात की यहाँ पर बात कर रहा है, उसमें गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। दोनों के दोनों सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। 2001 में केरल राज्य की आबादी में लिंगानुपात 1058 था, जो वर्ष 2001 में बढ़ गया और ये हो गया आपका 1084। वहीं शिशु लिंगानुपात की बात करें 2001 में 960 था केरल का, और 2001 में ये घट के 958 ही रह गया। तो यहाँ पर लिंगानुपात में तो वृद्धि हुई है, लेकिन शिशु लिंगानुपात में कमी आई है। इतना आप याद रखेंगे केरल राज्य में। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है, डूरंड रेखा कौन से दो देशों को अलग करती है? तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है, और ये डूरंड रेखा जो है ना 106 किलोमीटर लंबी है, और भारत की सबसे छोटी रेखा है, सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा मालूम होनी चाहिए आपको, और भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा यहाँ पर होती है। तो ये आपकी किस प्रकार की जो सीमा रेखाएं हैं, तो इनको हम यहाँ पर दोस्तों अध्यारोपित सीमा रेखाएं कहा जाता है। ये कैसी सीमा रेखाएं हैं? अध्यारोपित सीमा रेखाएं हैं। इनको हम कृत्रिम सीमा रेखाएं भी कह सकते हैं।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर है, आप एक्सप्लेनेशन देख लेना। डूरंड रेखा का निर्धारण 1896 में हुआ और आपका रेडक्लिफ रेखा 1947 में इसका निर्धारण हुआ और मैकमोहन का 1914 में इसका निर्धारण होता है। अगला है, किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? तो जल जमाव ज़्यादा किसके लिए चाहिए? धान की खेती के लिए चाहिए। चाय के लिए आपको मालूम होगा, चाय में के पौधों में पानी रुकना नहीं चाहिए। ढालू और ढलवा यहाँ पर भूमि होती चाहे चाय की खेती के लिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो धान की कृषि के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि पानी के जमाव से खेत में फास्फोरस, लोहा और मैग्नीज तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाती है और खरपतवार भी कम उगते हैं। जल जमाव से धान के खेत में नील हरित शैवाल भी पनपते हैं, जो खेत में नत्रजन की पूर्ति में सहायक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कॉपर, सोना, लोहा, कोयला, 4 चीज़ें दे रखी है। तो कॉपर, सोना, लोहा और कोयला, इनकी खानें बतानी है। कॉपर यानी आपका तांबा। तो आपने देखा होगा खेतड़ी राजस्थान में तांबे की प्रसिद्ध खान है। कर्नाटक में कोलार जो है आपकी किसकी खान है आपके दोस्तों? सोने की खान है। कुंद्रेमुख आपका किसकी हो गई? लोहे की। झरिया हो गई आपकी किसकी खान है? तो ये कोयले की खान है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, सघन सन्निवेश बसाव पाया जाता है। सघन ग्रामीण बस्तियों का उदाहरण दिया है, क्योंकि सघन बस्तियाँ यहाँ पर जो है ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार होते हैं: गुच्छित, अर्धगुच्छित, पल्ली और प्रकीर्ण। इसमें से गुच्छित बस्तियाँ यानी सघन बस्तियाँ ये गंगा जलोढ़ मैदान में पाई जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर कृषि भूमि की अधिकता के कारण ही ये बस्तियाँ विकसित होती है। आप इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है, निम्नलिखित वनों में से एक में बबूल और साओबाब पेड़ पाए जाते हैं। तो ये बबूल और साओबाब पेड़ किसका उदाहरण है? सवाना का। ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जिनके लिए पानी की आवश्यकता कम होती है, सवाना वनस्पतियाँ कहा जाता है। बबूल और साओबाब इसी प्रकार की वनस्पतियाँ हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। सवाना बायोम का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो आपको अगर अक्षांश याद है तो डायरेक्टली आप इनका लोकेशन भी आप पता कर सकते हैं। तो इसे आप याद करना, 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच ये पाई जाती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाओं की लगभग कुल संख्या कितनी है? तो खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं कितनी हैं? तो 100 से 200 अरब आकाश गंगाएं होती है। और कहा जाता है कि 100 से 200 अरब आकाश गंगाओं में प्रत्येक आकाश गंगा में 100 से 200 अरब तारे भी होते हैं। तो आप लगा लो कि ब्रह्मांड का विस्तार कितना बड़ा है, ब्रह्मांड कितना फैला हुआ है। इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 को हम देखेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है, सौरमंडल के सभी ग्रहों की संरचना भिन्न होती है। देखो, इस कोड का सही उत्तर चयन करना है आपको, कौन कौन से सही कथन हैं। तो पहला है, सौरमंडल के सभी ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। बिल्कुल सही है। कोई ग्रह ठोस होते हैं तो कोई गैसीय भी होते हैं। तो ग्रहों की संरचना, अगला दूसरा है, ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। बिल्कुल सही है। ग्रहों की जो संरचना है वो सूर्य से दूरी से संबंधित होती है, कोई दूर होता है तो कोई पास होता है। तीसरा है, सूर्य के समीपी ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। बिल्कुल सही बात है कि जो आपका जो एक ठोस ग्रह चट्टानी होते हैं, जो आपके सूर्य के समीप वाले ग्रह होते हैं, यानी बुध, शुक्र और पृथ्वी और मंगल, ये चारों ग्रह जो हैं क्या हैं? चट्टानी हैं और ये ठोस होते हैं। इनका घनत्व भी ज़्यादा पाया जाता है और ये क्या हो गए हैं? क्रिस्टलीकृत हो चुके हैं। चौथा ऑप्शन दिया है, बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस संघनित में बदल चुके हैं। बिल्कुल गलत बात है। ठोस नहीं होते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये गैसीय होते हैं।
जो बाह्य ग्रह होते हैं यानी जिनको जैवियन ग्रह भी कहते हैं, जो सूर्य से 4 बाहरी ग्रह हैं जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये चारों जो हैं ये बाह्यतम ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और ये ठोस नहीं है, गैसीय हैं। और इनका आयतन ज़्यादा होता है, घनत्व तो बहुत कम होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर 1, 2 और 3 होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी 1, 2, 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन करें। तो अब इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर देखते हैं। सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सन स्पॉट कहा जाता है। बिल्कुल, सूर्य के जो धब्बे होते हैं उनको सन स्पॉट कहा जाता है। ये किसके, ईंधन की कमी के कारण होते हैं। सूर्य में जब ईंधन की कमी हो जाती है तो उसके कारण होता है। सूर्य का ईंधन क्या है, हाइड्रोजन है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में परिवर्तित होता है और नाभिकीय संलयन की क्रिया से क्या होता है, एनर्जी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर जब हाइड्रोजन की कमी हो जाती है जिन स्थानों पर, तो वहाँ पर काले काले धब्बों का निर्माण हो जाता है, उन्हीं को हम सन स्पॉट कहते हैं। दूसरा है, सन स्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वर्णमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस ठंडे होते हैं। तो ये क्षेत्र थोड़ा सा ठंडे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर ये अंधेरे भी दिखाई देते हैं क्योंकि इनका जो टेम्परेचर है वो बाहर की तुलना में 1500 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तीसरा है, एक अकेले सन स्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है। बिल्कुल, इनका जो समयावधि है कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक भी हो सकता है। चौथा है, दिखाई देने वाले सन स्पॉटों की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती रहती है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। इसमें तो चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर इस तरीके से है, यूरिया अमोनिया उत्पादक संयंत्र आधारित है। तो यूरिया यानी अमोनिया उत्पादक संयंत्र किस पर आधारित है, तो गैस ऊर्जा पर है। यूरिया अमोनिया उत्पादक समूह संयंत्र गैस ऊर्जा पर आधारित है और इसे हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर जैसे गैस पाइपलाइन के आधार पर 6 नाइट्रोजनी उर्वरक उद्योग स्थापित किए गए हैं। इसमें बीजापुर और सवाई माधोपुर हो गया, अमोला, जगदीशपुर, डबराला व शाहजहांपुर यहाँ पर शामिल हैं इसमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यह किसका कथन है, मुझे पदार्थ दे दो और मैं इससे पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसा किसने कहा है, ऐसा कहा है इमैनुअल कांट ने, क्योंकि इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया है वायव्य राशि परिकल्पना, और इसमें ही इन्होंने इस तरीके की बात कही है। वायव्य राशि परिकल्पना आपका इन्होंने दिया है 1755 में। तो इन्होंने इस परिकल्पना में पृथ्वी की उत्पत्ति पदार्थ से ही मानी है। तो आप बताएंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति पदार्थ से माना है किसने, तो इमैनुअल कांट ने माना है। इस एक्सप्लेनेशन आप इसका देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 है। तो यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत पर एक मुख्य तत्व है। तो पृथ्वी पर एक मुख्य तत्व जो है ऑक्सीजन है। 46.6% ऑक्सीजन यहाँ पर पाया जाता है और पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है ऑक्सीजन ही होता है। तो पहला नंबर किसका होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का होता है। दूसरा नंबर पे एल्युमिनियम होता है, तीसरा नंबर पे सिलिकॉन होता है और चौथा नंबर पे आपका दूसरा नंबर पर सिलिकॉन हो जाएगा, तीसरे पर एल्युमिनियम और चौथे पर आपका लोहा हो जाएगा। तो पहले पर ऑक्सीजन हो गया, दूसरे पर सिलिकॉन हो गया, तीसरे पर एल्युमिनियम और चौथे पर लोहा। कितना है ऑक्सीजन 46% मान के चलो, सिलिकॉन 27% मान के चलो और एल्युमिनियम 8%, लोहा 5% यहाँ पर धरातल में पाए जाते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाला तत्व जो है अगर आएगा तो वो नाइट्रोजन है 78%। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो देखना है मिलान सही नहीं। स्लेट जो है बालू का पत्थर से बनता है, सीस्ट सैल से बनता है, संगमरमर चूना पत्थर से बनता है, क्वार्टरजाइट बलुआ पत्थर से बनता है। जो सही नहीं है वो बताना है। संगमरमर चूना पत्थर से बनता है, बिल्कुल सही है। क्वार्टरजाइट बलुआ पत्थर से बनता है, बिल्कुल सही है। सीस्ट सेल से बनता है, बिल्कुल सही है। लेकिन स्लेट
बलुआ पत्थर, ये गलत है आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। रूपांतरण की बात की गई है दोस्तों। यहाँ पर बढ़ते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन में मुश्किल है? खनन में मुश्किल कौन सा कोयला होता है? तो खनन में मुश्किल वही कोयला होगा जो बहुत गहराई में पाया जाता है। ज़्यादा गहराई में पाया जाने वाला कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है और ये उत्तम किस्म का कोयला होता है दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है लगभग 93.50% यहाँ पर क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा होती है। तो पहले तो कोयला को किस आधार पर 4 भागों में बांटा गया है? तो ये 4 भागों में कार्बन की मात्रा के आधार पर बांटा गया। तो सबसे ज़्यादा कार्बन जिसमें होगा एंथ्रेसाइट अच्छा किस्म का कोयला, उत्तम किस्म का कोयला होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं तो बिटुमिनियस होता है। तीसरे नंबर पर बात करें तो लिग्नाइट होता है और चौथे नंबर पर बात करें तो पीट होता है। अगर घटिया किस्म का पूछा जाएगा तो पीट होता है, उत्तम किस्म का पूछा जाएगा तो एंथ्रेसाइट होता है। उद्योग धंधों में सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाने वाला अगर पूछेगा तो बिटुमिनियस कोयला होता है। सबसे ज़्यादा यही होता है जो उद्योगों में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चंस, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी। तो दोस्तों यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? सबसे छोटा दिन यहाँ पर पूछा गया है किस पर होगा? पृथ्वी पर ही होता है सबसे छोटा दिन। कितना होता है? एक दिन की अवधि 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड होता है। 24 घंटा हम इसको मान लेते हैं। एग्जैक्ट पूछेगा 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड यहाँ पर होता है। मंगल में 25 घंटे होते हैं दिन की अवधि। बुध में जो होता है एक दिन पृथ्वी के 80 दिनों के बराबर यहाँ पर होता है। तो दोस्तों बुध का अगर साल पूछा जाए तो साल सबसे छोटा होता है बुध पर। कितना होता है? 88 दिन का यहाँ पर साल होता है। सबसे छोटा जो साल होता है वो बुध ग्रह पर होता है और सबसे छोटा दिन जो होता है वो पृथ्वी पर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 25 नंबर, अपर्दन के सामान्य चक्र की अवधारणा की संकल्पना किसने दी थी? तो अपर्दन का सामान्य चक्र की जो अवधारणा है वो किसने दी थी? तो वो दी थी डेविस ने। विलियम मॉरिस डेविस इनका नाम है। इन्होंने ये अमेरिका के क्या थे? अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे और इन्होंने डेविस का अपर्दन एक संकल्पना दी है, अपर्दन चक्र। इन्होंने अपर्दन नदियों का अपर्दन 3 चरणों में संपन्न होना बताया है। एक तो तरुणावस्था, तरुणावस्था हो गया, प्रौढ़ावस्था हो गया और जीर्णावस्था हो गया। तो ये 3 अवस्थाएं इन्होंने दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? नदी का अधिकतम दबाव एक स्थगन में चलता है। बिल्कुल है, नदी का जो अधिकतम दबाव है एक स्थगन में चलता है। नदी अपने लंबवत तट को सीधे तट की अपेक्षा अधिक काटती है। बिल्कुल सही है। नदी पर भार बढ़ने पर अपर्दन क्षमता कम होती है। नहीं, जैसे ही नदी पर का भार बढ़ेगा ना, अपर्दन क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये गलत दिया है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। और चौथा है, जब वेग अधिक होता है तो नदी अधिक भार लेकर चलती है। तो जब वेग अधिक होगा तो भार ऑब्वियसली अधिक ले जाएगी। बिल्कुल सही है। तो गलत जो दिया है ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसका आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व में सबसे अधिक संख्या में झीलें कहाँ पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा झीलें कहाँ पाई जाती है? स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र में पाई जाती है। उत्तर पश्चिमी यूरोपीय क्षेत्र है स्कैंडिनेवियाई क्षेत्र। यहाँ पर दोस्तों फिनलैंड भी इसी क्षेत्र में आता है। तो फिनलैंड में यहाँ पर उत्तर यूरोप में स्थित एक नार्डिक देश है। यहाँ पर लगभग 1,68,000 यहाँ पर झीलें पाई जाती है लगभग। और यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से इसको जाना जाता है, थाईलैंड को। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा झीलें पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक नदी के कार्य से संबंधित नहीं है? तो नदी का कार्य नहीं है पूछा गया है। नदी विसर्प तो नदी का कार्य होता है, प्राकृतिक बांध भी होता है, याजू भी होता है। संदूर जो है नदी के कार्य से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों आप इसको देख लेना एक्सप्लेनेशन। नदी विसर्प क्या है ये सब दिया है।
नदी के कौन कौन से कार्य होते हैं। बढ़ते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करें। पहला है लोयस एक जर्मन शब्द है जो राइन घाटी के बारीक दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। लोयस एक जर्मनी का ही शब्द है, जर्मन शब्द है और राइन घाटी के बारीक दानेदार मिट्टी के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा है लोयस सिंचाई वाले क्षेत्रों में बहुत उपजाऊ मिट्टी है। बिल्कुल सही। जिन क्षेत्रों में सिंचाई होती है वहाँ पर ये बहुत उपजाऊ होती है। लोयस का सबसे बड़ा जमाव हुआंगहो घाटी में पाया जाता है। बिल्कुल सही। दोस्तों हुआंगहो घाटी चीन में स्थित है और इस नदी को यहाँ पर पीली नदी और चीन का शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर लोयस मिट्टी का जमाव पाया जाता है। चौथा है लोयस मिसिसिपी घाटी पैटागोनिया और न्यूजीलैंड में भी पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पर इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 इसका एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहला है पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी के 3 परतें होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो भाग है वो कवर करता है मेंटल। बिल्कुल सही है। दूसरा है पृथ्वी की परत सियाल से बनी होती है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो सियाल से बनी होती है, मतलब सिलिकॉन और एल्युमिनियम तत्वों से बनी होती है। तीसरा है आपका सागर तल सीमा से बना हुआ है। बिल्कुल जो सागर तल है वो सीमा से बना हुआ है। दोस्तों यहाँ पर सियाल की जो चौड़ाई है, जो यहाँ पर गहराई है वो आपका 30 किलोमीटर, सीमा की 5 किलोमीटर पाई जाती है। डी है सीमा सियाल के ऊपर तैर रहा है। बिल्कुल गलत, क्योंकि सीमा सियाल के ऊपर नहीं बल्कि सियाल सीमा के ऊपर तैर रहा है, ऐसा होना चाहिए था, ये उल्टा दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। अगला है दोस्तों 31 नंबर क्वेश्चन है। कोल शब्द संबंधित है किससे? कोल किन्हें कहते हैं? ग्लेशियरों से, भूमिगत जल से, नदियों से, समुद्री लहरों से। तो ग्लेशियरों से संबंधित है कोल। इसे आप देख लेना, भूविज्ञान में 2 पर्वतों के बीच कटक का सबसे निचला स्थान, जो कटक होता है दोस्तों पर्वतों के बीच, उसका सबसे निचला स्थान कौल कहलाता है। यह हिमानियों ग्लेशियरों द्वारा लाखों वर्षों में काटकर बनाई गई एक स्थलाकृति होती है। जब एक पहाड़ी के दोनों ओर सर्क विकसित हो जाते हैं तो एक गड्ढा बन जाता है। इस तरह के मार्ग को कोल या दर्रा। यहाँ पर क्या होता है, सर्क आपका कुछ इस तरीके की आरामदायक कुर्सी के आकार का होता है। जब ये दोनों भाग मिल जाते हैं तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, नीचे से गड्ढा बन जाता है, जिसे ही हम कोल या इसको दर्रा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। बहते हुए जल अपर्दन का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। बिल्कुल सही बात है। अपर्दन जल ही करता है, बहता हुआ जल। वो विभिन्न रूपों में होता है, भूमिगत जल, हिमानी, आपका विभिन्न रूपों में, नदीय जल आपका अलग अलग रूपों में पाया जाता है। दूसरा है अपर्दन के अन्य कारक जैसे ग्लेशियर होते हैं, पवन, भूमिगत जल होते हैं स्थान। बिल्कुल सही बात है, अपर्दन इनसे भी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोनों ही बातें सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थितियां पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे आते हैं? तो पश्चिमी तटों पर आते हैं महासागरों की। कोई भी महासागर हो उसका पश्चिमी तट पर आएगा। इसको आप ध्यान में रखना। कभी कभी उलझाने के लिए महाद्वीपों का पश्चिमी तट दिया होगा, तो उसे आप ध्यान में रखना है कि महासागर है कि महाद्वीप है। महासागरों का जो पश्चिमी तट होता है दोस्तों वो महाद्वीपों का पूर्वी तट हो जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखना। यानी अगर ये महाद्वीपों के किस तट में पाया जाएगा, तो महाद्वीपों के ये पश्चिमी तटों पर, पूर्वी तटों पर पाए जाते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय चक्रवात। जैसे कि आपका हरिकेन है, टाइफून है ना, चक्रवात है, और इनको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न है, इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आ जाए 34वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमिबद्ध यानी भूभाग से घिरा हुआ है?
जो भूमिबद्ध देश है, मतलब उसके वो सागरीय सीमा से या किसी जल सीमा से नहीं लगता है, तो हंगरी है। तो ये आपका मध्य यूरोप का जो हंगरी देश है एक स्थल रुद्ध देश है, क्योंकि ये चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। उसके उत्तर में स्लोवाकिया है, पश्चिम में ऑस्ट्रिया है, पूर्व में यूक्रेन है और दक्षिण में सर्बिया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यदि भूमध्य रेखा पर सौर ऊर्जा 100% है तो ध्रुवों पर क्या होगी? तो बिल्कुल ही ये क्वेश्चन यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, इसे आप लोग ज़रूर देखना। इस क्वेश्चन को पूछा जाता है दोस्तों, अगर भूमध्य रेखा पर सौरिक ऊर्जा हमें 100% मिल रहा है तो ध्रुवों पर कितना मिलेगा? 42%। ध्रुवों पर तो कम हो जाएगा, तिरछी पड़ती है किरणें, तो भूमध्य रेखा पर 100 होगी, तो ध्रुवों पर ज़्यादा जाते सौर्य की किरणें तिरछी पड़ जाएगी, सौर्य विकिरण जो सौर्य ऊर्जा है कम हो जाएगा। इसका एक तो ये पूछा जाता है दोस्तों 88 वाला, 30 डिग्री अक्षांशों पर कितना होगा? 88% होगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा जाता है इनमें से ज़्यादातर। और ये 50 डिग्री पर कितना है? 68 है, इसको पूछा जाता है एक, तो इसको याद रखेंगे आप। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, जेट स्ट्रीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह समताप मंडल में गति करता है, यही ऊपर वाला ही सही नहीं है, समताप मंडल में नहीं दोस्तों, ये आपका क्षोभ मंडल में गति करता है जेट स्ट्रीम। पश्चिम से पूर्व की ओर गति करता है, बिल्कुल सही है। यह घुमावदार मोड़ों में गति करता है, बिल्कुल घुमावदार होते हैं इस तरीके के। और यह लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता है, बिल्कुल ही सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पृथ्वी का अधिकतम तापमान इनमें से किनके आसपास दर्ज किया गया है? तो बी है उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसे बोलते हैं ITCZ। तो ITCZ उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, इसमें सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कहाँ पर है? भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जो है सूर्यताप की मात्रा कम होती जाती है और भूमध्य रेखा पर ये पाया जाता है ITCZ। इसे आप देख लेना, ज़्यादातर बनता है साल में यहीं पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ग्रहीय पवनों के लिए एक अवरोध माना गया है? ग्रहीय पवनों के लिए अवरोध किसे माना गया है? यहाँ पर ये कहा गया है, तो यहाँ पर माना गया है मानसूनी पवनों को। जो मानसूनी पवनें होती है ना, वो ग्रहीय पवनों के लिए अवरोध है। ग्रहीय पवनें किसे बोलेंगे? सनातनी पवनों को कहा जाता है दोस्तों। सनातनी पवनें 3 प्रकार की होती है, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। इन्हें ग्रहीय पवनें भी कहा जाता है। ये सनातनीय पवनें जो होती है साल भर एक ही दिशा की ओर ये सनातनी रूप से चलती है। इनके बीच में अगर मानसूनी पवनें कहीं उत्पन्न हो जाती है तो इनकी डायरेक्शन बदल जाती है, ये इनको प्रभावित कर देती है। सही उत्तर है मानसूनी पवनें। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया है, इसको आप पढ़ लेना, अश्व अक्षांश को भी पढ़ लेना, यह इंपॉर्टेंट है। 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर यह बनता है, अश्व अक्षांश कहते हैं यहाँ पर। पछुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में भी इनके अलग अलग नाम होते हैं दोस्तों, जैसे गरस्ता 40, प्रचंड 50 होता है 50 डिग्री पर, 60 डिग्री पर चीखता 60 होता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित समुद्री स्तनधारियों में से कौन सा जीव शाकाहारी है? शाकाहारी जीव बताना है। समुद्री गाय यहाँ पर शाकाहारी जीव है, बाकी समुद्री शेर, सील मछली, दरियाई घोड़ा मांसाहारी हैं। सर्वाधिक गाय जो समुद्री जो गाय होती है, इसको डुगोंग एक स्तनधारी समुद्री जीव है जो पूरी तरह से शाकाहारी होता है और समुद्र में केवल पत्ते और समुद्री घास जैसे शाकाहारी चीज़ें ही खाता है। इसके बारे में आप लोग और पढ़ लेना। 43 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महासागरों में खुले हुए नमक को लवणता कहा जाता है। बिल्कुल, महासागरों में जो घुला हुआ जो नमक है उसे लवणता कहते हैं। महासागरों की औसत लवणता 35 प्रति हज़ार है, बिल्कुल सही। 1000 में 35%, 1000 पर 35% क्या है? यहाँ पर लवणता है। भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता पाई जाती है, बिल्कुल गलत बात है। और डी है, आर्कटिक महासागर में सबसे कम लवणता पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास उच्चतम लवणता नहीं पाई जाती है। यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, जिस कारण से नदियाँ जो है, नदियों में जल स्तर बढ़ता रहता है यहाँ पर, और नदियाँ जो है अधिक मात्रा में महासागरों में गिरती रहती है, जिस कारण से यहाँ की जो शुद्ध जल महासागरों को प्राप्त होता रहता है और लवणता का प्रतिशत घटता रहता है। तो यहाँ पर उच्चतम लवणता नहीं बल्कि कम लवणता पाई जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेना। अगला क्वेश्चन है नंबर 44। जर्मनी में हिमजघर को कहा जाता है। हिमजघर को क्या कहा जाता है दोस्तों? जर्मनी में इसे कहा जाता है कार। हिमजघर दोस्तों क्या होता है? सर्क होता है। क्या होता है? सर्क होता है हिमजघर, यानी इसे सर्क भी कहते हैं। आरामदायक कुर्सी के आकार की स्थलाकृति हिमानी अपर्दन से बनती है। इससे बनती है हिमानी अपर्दन से ये स्थलाकृति बनती है। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जर्मनी में इसको कार कहते हैं दोस्तों, और यहाँ पर इसे आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। चना, गेहूँ, बाजरा उपयुक्त में से कौन सी वर्षा सिंचित फसलें हैं? तो यहाँ पर केवल तीसरा वाला, यानी बाजरा जो है वर्षा सिंचित फसल है। वर्षा सिंचित फसल किसे कहेंगे दोस्तों? जो फसल पूर्णतः पानी पर यानी वर्षा पर निर्भर करती है, उसे ही वर्षा सिंचित फसल कहेंगे हम। तो भारत में 60% कृषि जो है ना, वो वर्षा सिंचित फसलीकरण के अंतर्गत आती है, और बाजरा भी इसमें मुख्य फसल के अंतर्गत आती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, 46 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यूरेनियम सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान में होता है। इस बात को आप देख लेना। यूरेनियम जो है एक बहुउपयोगी धातु है, और इसका उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यहाँ पर इसका आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन। यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादक देश कजाकिस्तान है, कनाडा है और ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर निम्नलिखित देशों में से कौन सा पेट्रोलियम के भंडारण में समृद्ध नहीं है? पेट्रोलियम नहीं पाया जाता है। तो अल्जीरिया अफ्रीका का देश है, बिल्कुल पेट्रोलियम पाया जाता है। लीबिया अफ्रीका का देश है, पेट्रोलियम पाया जाता है। मिस्र भी अफ्रीका का देश है, पेट्रोलियम पाया जाता है। मोरक्को भी अफ्रीका का देश है, लेकिन यहाँ पर नहीं पाया जाता है पेट्रोलियम, यहाँ पर नहीं पाया जाता दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगर एक तो वेनेजुएला को पेट्रोलियम के लिए याद रखना दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का यहाँ होता है। सऊदी अरब यहाँ पर क्या है दोस्तों? सऊदी अरब तो आपका एशियाई देश है, और एशिया देश का एक प्रमुख देश है जो क्या करता है? तेल का उत्पादन करता है। साथ ही साथ ईरान, इराक, कुवैत भी, ये भी क्या है? एशियाई देश हैं। एशियाई देश हैं ईरान, इराक, कुवैत और संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी एशिया के देश हैं, ज़्यादातर तेल उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। नंबर 48 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, प्राचीन शिकारी पशु संसाधनों की आपूर्ति और पैदावार के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। तो प्राचीन शिकारी पशु संसाधनों और आपूर्ति के पैदावार के बीच जो संतुलन बनाए रखते हैं, बिल्कुल सही है। आधुनिक शिकारियों ने पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है, बिल्कुल सही है। एस्किमो लोग तेजी से शिकार करना छोड़ रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 2 और 3। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से कौन सा बांध ठीक से मेल नहीं खाता? अक्सम्बो बांध घाना में है, बिल्कुल सही है। हूबर बांध यूएसए में है, बिल्कुल सही है। आपका कुरोबेगाओ बांध आपका जापान में है, और वारगेम्बा बांध जो है दक्षिण अफ्रीका में, ये बांध नहीं पाया जाता है। तो ये बांध आपका कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, वारगेम्बा बांध। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो रही है, तो इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में इसको पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पर किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। तो किलिमंजारो कहाँ पर है? अफ्रीका में, तंजानिया पर है, तंजानिया में है। किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित है। यह अफ्रीका का उच्चतम पर्वत है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 5895 मीटर है। दुनिया का सबसे लंबा मुक्त खंड वाला पर्वत है ये, तो इसे आप देख लेना। अगला है, इनमें से कौन सा एक सेमेटिक जनजाति नहीं है? सेमेटिक जनजाति नहीं है पूछा है, तो ईरानी नहीं है। बाकी अरबी, मिस्रवासी, यहूदी जो सेमेटिक में आती है।
सेमेटिक किसको बोलते हैं? जो सामी भाषा को मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, इनकी भाषा होती है सामी भाषा, इन्हीं को सेमेटिक जनजाति कहा जाता है। अरबी, यहूदी और मिस्र वासी जो है इसमें शामिल हैं। अगला है मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा मानव विकास सूचकांक केरल का है दोस्तों। साक्षरता भी यहीं की ज़्यादा है। जहाँ पर साक्षरता ज़्यादा होगी वहाँ पर ऑब्वियसली मानव विकास सूचकांक भी ज़्यादा रहता है। साथ ही साथ मानव विकास सूचकांक के लिए स्वास्थ्य भी सुविधाएं भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और साथ ही साथ जीवन प्रत्याशा भी और लोगों की आय भी यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो इसको देख लेना। मानव विकास सूचकांक HDI का उपयोग देशों के मानव विकास के आधार पर मापने के लिए किया जाता है। दो देशों के बीच तुलना करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इससे पता चलता है कि कौन सा देश विकसित है, विकासशील है, अविकसित है। दोस्तों यहाँ पर आई थिंक क्वेश्चन आपका हमारा जो टाइम है वो काफ़ी हो गया है, तो इस क्वेश्चन को पेपर को स्किप करना पड़ेगा, और मिलते हैं अगले वीडियो पर।